हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और उसको पढ़िए। जैसा कि आप लोगों को पता है, पार्ट सेकंड में हम ब्रेन के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा ऑर्गन क्या वर्क करता है, ओके, ये सारा हम पिछले वीडियो में क्लियर कर दिए थे। हम सेकेंड पार्ट में ये भी बताए थे कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत से लेयर से कवर्ड होता है और उस लेयर के ऊपर हमारा स्कल होता है। ये जो हार्ड कवरिंग है ये है हमारा स्कल। इन सारे लेयर्स और स्कल के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इतना तक हम पार्ट सेकेंड में क्लियर करा चुके थे। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो हमें रिप्लाई तो कर देता है, मैसेज जाता है ब्रेन तक। ब्रेन से फिर जो रिप्लाई आता है वो तो हमको पता रहता है, लेकिन अब हमको अपने मसल्स को मूव कराना है, तभी तो हम अपना हाथ वहाँ से हटा पाएंगे ना। इसलिए अब हमारा मसल्स कैसे मूव करता है ये हम लोग को पता करना है। तो आइए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ मसल्स कैसे पॉसिबल है? आफ्टर रिप्लाई, ओके। तो मसल आर composed of cells। क्लियर? ये तो हम चैप्टर फर्स्ट में ही बता दिए थे कि जो हमारा मसल्स है वो किस चीज़ का बना है? सेल का। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी पार्ट्स हैं, सारे सेल के बने हुए हैं। तो मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ओके। अब सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है जो जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म हमेशा प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहता है, हमेशा प्रोटीन बनाते रहता है, और ये जो प्रोटीन बनता है ये हमेशा मूव करते रहता है। सेल के अंदर प्रोटीन का मूवमेंट हमेशा रहता है, ठीक। अब इसी मूवमेंट की वजह से हम लोग अपने हाथ को, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करा पाते हैं, अपने बॉडी के किसी भी मसल्स को मूव करा पाते हैं। तो लेट्स राइट हियर, एंड इनसाइड सेल called cytoplasm always synthesis proteins, okay। Muscles are composed of cells, ये तो बता दिए, and inside cell a cell organelle called cytoplasm always synthesis protein, okay। अब सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। वो हमेशा प्रोटीन को बनाते रहता है, and these proteins always move inside cell, because of this movement of muscle are possible। इतना सबको समझ में आया? सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है
साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म हमेशा प्रोटीन बनाते रहता है और वो जो भी प्रोटीन बनता है इनसाइड सेल वो हमेशा मूव करते रहता है और उसकी मूवमेंट से ही हमारा मसल्स का भी मूवमेंट पॉसिबल है। इतना तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोग ह्यूमंस में पढ़े कैसे हमारा नर्वस टिश्यू काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है। अब हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स में ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। आइए देखते हैं। टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सेकेंड टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर जो मैसेज पास होते हैं वो कैसे पास होते हैं, उनके अंदर कौन सा ऑर्गन्स है कोऑर्डिनेशन के लिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि प्लांट्स के अंदर नर्वस टिश्यू एब्सेंट होता है, टोटली एब्सेंट होता है। ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं है, ना प्लांट्स में ब्रेन है, ना प्लांट्स में स्पाइनल कॉर्ड है, ना प्लांट्स में नर्वस टिश्यू है। प्लांट्स में सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। आखिर कैसे उनमें मैसेज पास होता है। ओके, let's write here. प्लांट्स में नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स, नर्वस टिश्यू को हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो प्लांट्स में नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स टोटली एब्सेंट होते हैं। ओके, तो कुछ तो होता हो प्लांट्स में जिसकी वजह से मैसेज का ट्रांसफर पॉसिबल हो। तो प्लांट्स नर्वस टिश्यू की हेल्प ना लेते हुए, प्रेजेंट ही नहीं है तो हेल्प कैसे लेगा। तो प्लांट्स कुछ केमिकल मीन्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज करते हैं अपना मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। देखिए So plants use some electrical chemical means for transfer of plants use some electrical chemical means for transfer of messages. इतना तक सबको क्लियर हो गया। प्लांट्स में न्यूरॉन्स और नर्वस टिश्यू बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इसलिए प्लांट्स कुछ केमिकल मीन्स यूज करता है मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। ओके, इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। कुछ केमिकल। अब हम लोग को ये देखना है कि प्लांट्स में मूवमेंट किस टाइप का होता है। अब जैसे अभी हम ह्यूमंस में बताया कि मैसेज रिप्लाई आता है, ब्रेन की तरफ से रिप्लाई आता है और हम लोग अपने आप को मूव कराते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि प्लांट्स में मूवमेंट किस टाइप का होता है। ओके, जैसे छुई में देख लीजिए, उसको टच कर, उसका नाम ही है टच मी नॉट, उसको टच करते ही उसका पौधा मुरझा जाता है। ऐसे हम लोग को देखना है कि प्लांट्स में किस टाइप का मूवमेंट होता है। ओके, तो जनरली प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। लेट्स राइट।
generally tropic movement ये इम्पोर्टेंट है happens in plants. Okay, generally tropic movement happens in plant. सामान्यतः पौधों में ट्रॉपिक मूवमेंट देखा जाता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो लेट्स राइट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो फर्स्ट है हमारा जियोट्रॉपिज्म। सेकंड फोटोट्रॉपिज्म। थर्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। and fourth is chemotropism. ओके, तो ये सब इन चारों टाइप्स में कुछ है नहीं, बस इतना जानना है कि ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ही होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है? तो जो भी प्लांट से मूवमेंट होगा वो किसी एक डायरेक्शन में होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट और निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या आ जाएगा? अब जैसे एक एग्जांपल लो फोटोट्रॉपिज्म का। ओके, तो हम लोग देखते हैं इधर से सनलाइट प्लांट से पड़ता है, प्लांट उधर की तरफ ही ग्रो करता है। ओके, तो ये स्टिमुलाई की तरफ ये ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट है। निगेटिव कैसे होगा कि जो भी प्लांट्स है वो अगर अपने स्टिमुलाई से दूर भागता है तो उसको हम लोग निगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। जैसे कि हम लोग को जियो से ही पता चल रहा है कि ये अर्थ से रिलेटेड है। ओके, जियो जनरल ज्योग्राफी, ये सब हम लोग अर्थ से ही रिलेटेड समझते हैं ऐसे सब वर्ड को। ओके, तो सबसे पहले हमारा जियोट्रॉपिज्म देख लेते हैं। जियोट्रॉपिज्म में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट्स का। जैसे हम लोग रूट को देखते हैं, अर्थ के नीचे जा रहा है। ओके, और शूट जो है वो अर्थ के ऊपर आ रहा है। ये हमारा एग्जांपल हो गया जियोट्रॉपिज्म का। रूट हो गया निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। इतना समझ में आ गया जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। ये भी डायरेक्शनली मूवमेंट है। हम लोग देख रहे हैं रूट शूट जो है डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, जो रूट है वो डायरेक्टली नीचे जा रहा है। डायरेक्शन मूवमेंट हुआ ना। अब हम लोग ये इसका एग्जांपल लिख लिया है, रूट्स एंड शूट। एग्जांपल हो गया इसका, रूट्स एंड शूट। अब फोटोट्रॉपिज्म एग्जांपल। अभी हम जो आपको को एग्जांपल बताए सन वाला, वो हमारा फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। जैसे प्लांट्स को जिधर से सनलाइट मिलता है, प्लांट्स का ग्रोथ उधर ही हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। फोटो मीन्स होता है लाइट। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स sunlight, growth of plant towards sunlight। ये हो गया हमारा फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। अब हमारा हुआ हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक, तो जो हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है वो वाटर की वजह से, वाटर उसमें स्टिमुलाई जैसा वर्क करता है।
तो इसका एग्जांपल हम लोग कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक। जैसे हम लोग देखते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ प्लांट्स पानी के नीचे ही रहते हैं, मतलब जैसे उसका शूट ऊपर आ गया पानी के और जो रूट है वो पानी के नीचे रह जाता है, इसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया जाए एक्वेटिक प्लांट्स। लास्ट है केमोट्रॉपिज्म। केमो से हम लोग को पता चल गया कि ये केमिकल इसमें स्टिमुलाई जैसे वर्क कर रहा है। इसका क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल होगा हम लोग जब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पॉलन ट्यूब है वो किसके तरफ आ रहा है? पॉलन ट्यूब हमारा ओव्यूल के तरफ। That's right. Growth of pollen tube towards ovule. इतना क्लियर हो गया? ये चारों टाइप, ये कुछ टाइप है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट के कुछ टाइप है। ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत से टाइप्स का होता है, इतना आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में दिया है, इसलिए हम इतना ही होता है। ओके, तो एक बार से देख लीजिए हम क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट्स में जनरली पाया जाता है। जनरली हम लोग ह्यूमन्स में भी कह सकते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे हम लोग भी एक डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा जो हाथ पैर है वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक। ग्रोथ भी इसका, अब कहीं भी हाथ उंगलियां कहीं भी तो ग्रो नहीं कर रही है ना, हमारा सबका एक निश्चित पार्ट है कि ये यहीं से ग्रो करेगा। ओके, तो ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग एनिमल्स में भी देखते हैं कभी कभी, लेकिन जनरली ये प्लांट्स में पाया जाता है। अब कुछ ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स डायरेक्शनल मूवमेंट, ये किसी एक डायरेक्शन में होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत सारे टाइप्स हैं, बट यहाँ पे हम उतना ही बताए हैं जितना आप लोग की एनसीईआरटी की बुक में दिया है। फर्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। सेकेंड है फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट की तरफ ही मुड़ जाते हैं, जिधर से उनको सनलाइट मिलता है वो उधर ही बेंड हो जाते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स टुवर्ड्स सनलाइट। हाइड्रोट्रॉपिज्म एक्वेटिक प्लांट्स का ग्रोथ देख लेंगे इसमें। केमोट्रॉपिज्म यानी इसका एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ओके, इसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन प्लांट्स चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? ये है हमारा प्लांट्स का ग्रोथ। अब हम लोग को ये देखना है, अब हम लोग कुछ नर्वस टिश्यू के कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, कौन से है देखते हैं। limitations of nervous tissue। ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ नर्वस टिश्यू। तो लिमिटेशंस क्या है? जैसे हम लोग को लिमिटेशन वर्ड सुन के ही पता चल गया है कि नर्वस टिश्यू के मैसेज पास करने में, मैसेज ट्रांसफर करने में कोई ना कोई कमी है। वो क्या लिमिटेशंस है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है वो केवल उन्हीं सेल्स तक मैसेज पहुंचा पाता है जिससे वो कनेक्टेड होता है। जिस सेल से वो नहीं कनेक्टेड होता है नर्वस टिश्यू उसके पास मैसेज नहीं पहुंचा पाता है। लेट्स राइट हियर न्यूरॉन्स लिख सकते हैं। those cells, neurons can pass messages to only those cells which are connected
which are connected with them. Okay, तो ये हुआ हमारा न्यूरॉन्स कैन पास मैसेजेस टू ओनली दोज सेल्स विच आर कनेक्टेड विथ देम। मतलब न्यूरॉन्स जो है, नर्वस टिश्यू जो है, वो उन्हीं सेल्स तक मैसेज पहुंचा पाता है जो कि उन न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं। ओके, इतना तो हो गया हमारा कनेक्टेड विथ देम, इतना पता चल गया। अब सेकंड वन ये है सेकंड ये है कि प्लांट्स में तो ये एब्सेंट होता है, इतना तो सबको पता है। प्लांट्स, इतना सबको पता है, ये हम स्टार्टिंग में बताया कि ये केवल प्लांट ही प्रेजेंट है। थर्ड ये है हमारा कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, तब मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स में पहुंचता है, फिर वो न्यूरॉन कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो उसके थ्रू तीसरे न्यूरॉन में पहुंचता है। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, टेक some time in producing chemicals. ओके, ये जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ टाइम लेते हैं क्या करने में, तो केमिकल प्रोड्यूस करने में। जब तक केमिकल नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं पहुंचेगा। तो ये है हमारे लिमिटेशंस ऑफ नर्वस टिश्यू। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर प्लांट्स में वो क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनमें मैसेज ट्रांसफर होता है, उनका ग्रोथ होता है। तो उस केमिकल को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। ओके, प्लांट्स हैव hormones for transfer of messages। प्लांट्स के पास हार्मोन्स होते हैं किस लिए, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। ओके, अब आइए कुछ प्लांट्स हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो some plant hormones, अब कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं। फर्स्ट हम ले सकते हैं ऑक्सिन, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ में काम करता है। अभी हम आप लोगों को फोटोट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल बताए कि प्लांट उसी साइड ग्रो करता है जिधर से सनलाइट आता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन जो है ये फोटोसेंसिटिव हार्मोन होता है। ओके, ये प्लांट्स के उस साइड में चला जाता है जिधर सनलाइट नहीं पड़ता है। सनलाइट पड़ रहा है प्लांट पे तो ये फोटोसेंसिटिव होता है, इसलिए ये प्लांट के उस साइड चला जाता है जिधर शेडी रीजन हो। ओके, ये सनलाइट में नहीं रहता है तो शेडी रीजन में जाएगा। अब जैसा कि हम बताएं कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है ये। तो अब जिस साइड ये जिस शेडी रीजन में जाएगा वहाँ जल्दी जल्दी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हमारे ही यहाँ से मान लो हम प्लांट हैं, यहाँ सनलाइट पड़ रहा है तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन इधर आ गया तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है, तो सेल डिवीजन इधर जल्दी होगा तो मैसेज रुक जाएंगे। तो जो सनलाइट आ रहा है इस वजह से प्लांट सनलाइट की तरफ झुक जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन है।
ये प्लांट यस फोटो सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन हो गया। सेकंड नंबर है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। थर्ड नंबर है हमारा साइटोकिनिन। जिब्रेलिन प्लांट के ग्रोथ में वर्क करता है। थर्ड है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन किस में वर्क करता है? ये फर्स्ट सेल डिवीजन में वर्क करता है। हेल्प्स इन रैपिड सेल डिवीजन। ओके, तो जो साइटोकिनिन है वो हेल्प इन रैपिड सेल डिवीजन। ओके, ये सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होने में हेल्प करता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल कहाँ जल्दी जल्दी सेल डिवीजन की जरूरत होती है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक, इससे फ्रूट बनने में जल्दी जल्दी सेल डिवीजन की जरूरत होती है। अब जो फोर्थ टाइप है वो देख लिया जाए। फोर है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड कहाँ वर्क करता है? इनहिबिट्स ग्रोथ। अब हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स के ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन तीनों ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तीनों। अब कुछ तो होना चाहिए ना जो ग्रोथ को रोके, नहीं तो प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा। तो एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो कि प्लांट्स में ग्रोथ को रोकता है। तो यहाँ हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स खत्म हुआ। एक बार हम लोग देख लिया जाए इन चारों प्लांट हार्मोन को दोबारा। ऑक्सीजन जो होता है ये फोटोसेंसिटिव होता है, ये प्लांट के उस पार्ट में रहता है जहाँ सनलाइट नहीं पड़ रहा हो, और ये जिधर जाता है उधर फास्ट ग्रोथ होने लगता है, इस वजह से प्लांट सनलाइट के तरफ झुक जाता है। सेकेंड नंबर जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड हमारा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन रैपिड सेल डिवीजन में वर्क करता है, और रैपिड सेल डिवीजन की जरूरत कहाँ होती है? तो फ्रूट्स में होती है, फ्रूट्स बनने में होती है। और हमारा फोर्थ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। अब हम लोग देख रहे हैं ये तीनों हार्मोन ग्रोथ का वर्क कर रहे हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन तीनों की वजह से ग्रोथ हो रहा है। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रोथ को रोके, नहीं तो प्लांट बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा उसका। तो इसलिए एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रोकता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।